Dear student of class 9th, this is our second part of the cell chapter, the fundamental unit of life, cell. तो सेकंड पार्ट में हम इस पार्ट में मेनली डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली होते हैं, उन सबका फंक्शन क्या है और उन सबका रोल क्या है सेल के अंदर। तो हम सारे सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? अभी हमने देखा, ये मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और सेल के बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये सबके पास हमको मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है? ये किसी चीज़ से मिलकर बनी होती है, ये हमको डिस्कस करना है। तो सेल मेम्ब्रेन के हमारे पास अलग अलग मॉडल्स गिवन है, ठीक है। तो हमको हमारे पास एक साइंटिस्ट के नाम से, दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। तो उन्होंने हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा मॉडल दिया है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो ये जो सेल है, इस सेल की जो मेम्ब्रेन है, इसको हम मैग्नीफाई करके देखेंगे। इस छोटे से पार्ट को अगर हम बड़ा करके देखें तो ये हमको कैसा नजर आएगा, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। तो हमारे टॉपिक का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसको फ्लूइड मोजाइक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्लूइड में तैरती रहती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को ऐसा नजर आता है कि कोई फ्लूइड है और उसमें ये सेल मेम्ब्रेन तैरती है, इसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। तो ये जो दिया था, ये दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम है हमारे पास सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल को प्रपोज किया था। मतलब हमको एक, क्योंकि सेल तो बहुत छोटी है, सेल को देखना पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया, उसको अच्छे से स्टडी किया, उसका फिर एक मॉडल बनाया कि ताकि लोग देख सकें एक्चुअल में सेल दिखती कैसी है, सेल मेम्ब्रेन कैसे दिखती है। और ये जो मॉडल डिस्कवर हुआ था, ये डिस्कवर हुआ था 1972 में, ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे इसको समझना है हमको। ये हमने जो बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, इनको हम कहते हैं फॉस्फोरस हेड, और इसके नीचे जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे फॉस्फोलिपिड के। मतलब एक लिपिड की दो लेयर है, एक लिपिड की ये लेयर है और एक ये है। तो यहाँ पे है क्या, इसका जो हेड वाला रीजन है, ये जो सर्कुलर पाथ है, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोरस का हेड होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, और इसकी जो टेल है इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो पानी से दूर रहती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें दो लेयर होती है ऐसी फॉस्फोलिपिड की, इन दोनों को मिला के बोला जाता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। इन दोनों को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है यहाँ पे, और बीच में ऐसा प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन की टनल्स होती हैं, इन्हें कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इनका नाम है इंटीग्रल प्रोटीन। तो इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, सेल के अंदर और आउट, इन एंड आउट करना किसी भी सब्सटेंस को। मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर कोई भी चीज इन एंड आउट नहीं कर सकती, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेगी कौन सा पार्टिकल इन एंड आउट कौन करेगा। तो जब भी किसी पार्टिकल को इन एंड आउट करना होता है तो वो इसी इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू गुजरता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल सेल के अंदर से बाहर जाना चाहता है, इस इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू गुजरेगा। तो ऐसे ही जगह जगह पे ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन बने होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर हैं, तो इन दोनों को मिला के कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, और ऐसे बीच में आपको इंटीग्रल प्रोटीन मिलेंगे। तो ये हमारा किसका डायग्राम है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, और ये प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, जिसमें मैंने आपको बताया 1972 में। तो ये हमारा मेनली रहता है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है, इसका काम क्या होता है, बाहर और अंदर के इन्वायरमेंट को अलग रखना। बाहर की चीज़ें अंदर मिक्स ना हो जाएं और अंदर की चीज़ बाहर ना चले जाएं। तो इन सबको, इन्वायरमेंट को सेपरेट रखने के लिए ये सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, और ये पूरे सेल के अराउंड इस तरह से बनी है हमारे पास, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर और बीच में इंटीग्रल प्रोटीन। अब सेल मेम्ब्रेन हमने डिस्कस कर लिया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसके नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से होते हैं।
ठीक है, सेल ऑर्गेनेली हमको डिस्कस करने हैं। अब यहाँ पे लेकिन सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। जैसे हमारे पास हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली है, इससे रिलेटेड अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आएंगे, हमारे पास टाइप के अलग अलग टाइप के सोल्यूशंस होते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हमको डिस्कस करनी है इस वाले पार्ट में, इस सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड बातों में। तो एक प्रोसेस आपने सुना होगा आप सबने, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये होता है ऑस्मोसिस। इसी का जस्ट एक सिमिलर टर्म है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। आइए हम तो डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसके बाद मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूँ इनका मतलब क्या है। तो डिफ्यूजन देखो, ऑस्मोसिस मेनली हम यूज करते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए। यहाँ पे ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन। और अगर मैं बात कर रहा हूँ डिफ्यूजन की, तो यहाँ पे आ जाता है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब पार्टिकल का मतलब है पार्टिकल तीन फॉर्म में, किसी भी तीनों में से किसी स्टेज में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो मेनली हम वहाँ पे ऑस्मोसिस यूज करेंगे, और डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी के लिए भी यूज हो सकता है, बट मेनली हम लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए ऑस्मोसिस यूज करते हैं, और गैस पार्टिकल के लिए हम डिफ्यूजन यूज कर रहे होते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, इज नोन एज डिफ्यूजन। तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, ऑस्मोसिस लिक्विड के लिए, डिफ्यूजन हमारे पास सॉलिड मॉलिक्यूल के लिए। मतलब इसको आप कैसे समझ सकते हो, मान लो आपके पास कोई भी कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर के अंदर आपने इस किसी भी कंटेनर के मान लो आपने दो हिस्से कर रखे हैं। एक हिस्से में आपने कोई भी गैस फिल कर दी, इसमें गैस के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, आपने कोई भी गैस फिल कर रखी है, और यहाँ पे कोई भी गैस नहीं है। तो जैसे ही मान लो आपने इसको ओपन किया, तो ओपन करने से क्या होगा, सारे गैस के पार्टिकल आगे की तरफ डिफ्यूज करेंगे, ये हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। और ये सेम आपको मिलेगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स में भी। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, तो वहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन टर्म आपको यूज करना है। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल है, जैसे आपको बोल दिया कि वाटर हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, उसे बोलेंगे ऑस्मोसिस, और आपके पास दिया है गैस के मॉलिक्यूल, उसे बोलेंगे डिफ्यूजन। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास आपके एनसीईआरटी में तीन टाइप के सोल्यूशन बताए गए हैं। एक है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन, दूसरा है हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और थर्ड है हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये सब एनसीईआरटी में लिखी है बातें, जब आप एक एक लाइन करके पढ़ोगे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा एनसीईआरटी में जो बातें बताई है। तो अब पहले इन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होता है। देखो, आपने देखा होगा अगर आप रात को चने भिगाओ तो सुबह तक वो फूल जाते हैं। तो फूल क्यों जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है, वाटर फिल हो जाता है। तो उसी से तो वो क्या है, हमारे पास एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल्स फूल जाती हैं, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे सेल श्रिंक हो जाती है, पतली हो जाती है। और आइसो में ना तो सेल फूलती है ना श्रिंक होती है। अब ये कैसे कैसे होता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये हमको डिस्कस करना है। तो पहला है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल है, कोई भी आप मान लेते हैं वाटर है, वाटर के अंदर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है ऑलरेडी, ठीक है। आपने क्या किया, वाटर के अंदर एक सेल को डिप कर दिया, आपने इसके अंदर क्या है कि एक सेल को डिप किया। अब सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन और सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है बराबर है। कंसंट्रेशन में किसकी बात कर रहा हूँ, सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ। दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे आपने पानी में नमक को मिलाया, तो जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या है, जो नमक है, जिसको NaCl कहते हैं। तो जैसे हो सकता है आपने पानी में ग्लूकोज मिलाया या शुगर को ऐड किया आपने, तो अब चीनी मिलाओ तो चीनी डिजोल्व हो जाती है। तो शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो जो घुलता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें डिजोल्व होगा वो सॉल्वेंट है। तो कंसंट्रेशन किसकी होती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, वैसे हम दोनों की बात कर रहे होते हैं कंसंट्रेशन के ऊपर। अब आपको ध्यान देना है, अगर कंसंट्रेशन बाहर और अंदर बराबर है, सॉल्यूट सॉल्वेंट बराबर है अंदर और बाहर,
तो वाटर ना तो अंदर मूव करेगा ना बाहर मूव करेगा, दोनों साइड बराबर है। तो ऐसे सोल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसका मतलब है द सोल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल इज इक्वल, दैट सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड की जो कंसंट्रेशन है बराबर होती है उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक। इसके नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो अभी हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जैसे हमारे पास अगेन एक कोई भी आप मान लो आपके पास कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है और वाटर आपके पास डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर आपने देखा होगा बैटरीज में पड़ता है, बैटरीज के अंदर डिस्टिल वाटर डाला जाता है। डिस्टिल वाटर का मतलब होता है प्योर वाटर, प्योर H2O। हमारे घरों में जो पानी आता है टैप वाटर के अंदर वो प्योर वाटर नहीं होता, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें एडेड रहती हैं। बट जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर के अंदर क्या होता है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और कुछ नहीं होता, प्योर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर में हमने डिस्टिल वाटर लिया, इसके अंदर हमने कोई भी सेल को डिप किया। ठीक है, सेल को हमने डिप कर दिया इसके अंदर, ये प्लांट सेल एनिमल सेल कुछ भी हो सकती है। मान लेते हैं हमने एक एनिमल सेल को डिप किया। अब इसके अंदर क्या होंगे, सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बहुत सारे सोल्यूट के पार्ट, कुछ ना कुछ सेल्स के अंदर ऑलरेडी होगा, सोल्यूट के पार्टिकल होंगे। पानी जो हमने डिस्टिल वाटर ऐड किया, डिस्टिल वाटर में कुछ भी सोल्यूट के पार्टिकल नहीं होते, बिल्कुल प्योर वाटर है। तो वाटर बाहर तो ज़्यादा है पर सेल के अंदर वाटर बहुत कम है, तो सारा वाटर क्या करेगा, सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा, इसके अंदर क्या करेगा, सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा। जब सारा वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा तो सेल का साइज फूल जाता है, ये जो सेल है सेल का साइज बढ़ जाता है और सेल स्वेलअप हो जाती है, सेल का साइज बढ़ जाता है। तो ऐसे सोल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज मोर देन आउटसाइड। जब कंसंट्रेशन अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाहर बहुत कम होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर तो ज़्यादा है बट अंदर है नहीं, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाना चाहते हैं और सेल स्वेलअप हो जाती है। तो यही एग्जाम्पल है, चने हम जब रात को भिगाते हैं सुबह तक फूल जाते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, उसको नॉर्मल वाटर में रखा होता है। तो घरों में जो पानी होता है वो साफ पानी ही होता है यूजुअली, उसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत कम ही होती है, तो सारा वाटर उनके अंदर ऐड हो जाता है और वो सेल स्वेलअप हो जाती है। ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। इसके नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगेन हमारे पास क्या होगा, एक बीकर है, ठीक है, इसके ऊपर आपने मान लेते हैं वाटर ऐड कर दिया और वाटर के अंदर आपने बहुत सारा सॉल्ट ऐड किया है, किसी भी चीज़ से आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो। तो मान लेते हैं इसमें आपने क्या किया, खूब सारा सॉल्ट ऐड कर दिया, सॉल्ट जिसको हम NaCl कहते हैं, इसमें आपने बहुत सारा सॉल्ट ऐड कर दिया, इसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट हो गया है। अब इसके अंदर आपने क्या किया, कोई भी सेल मान लेते हैं आपने कोई भी एनिमल सेल डाल दी, तो अब क्या होगा, बाहर कंसंट्रेशन वाटर की कम है, क्योंकि बाहर आपने क्या किया है, बहुत सारा सॉल्ट ऐड कर दिया, बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बट वाटर की कम है, और अंदर क्या है, अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होता है, वाटर अंदर से बाहर आने की कोशिश करता है और सारा वाटर जब बाहर आएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी। तो उसके नेक्स्ट आपको क्या देखने का मिलेगा, सेल ऐसे श्रिंक हो चुकी है। ठीक है, हाइपो में सेल फूल जाती है, हाइपर में सेल श्रिंक हो जाती है, श्रिंकेज ऑफ सेल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हाइपोटोनिक में सेल स्वेलअप हो जाती है और यहाँ पे सेल श्रिंक हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन टाइप हमारे थे सॉल्यूशन के, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। और हाइपरटोनिक से रिलेटेड आपके पास एक और बात आती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जैसे एनिमल सेल फ्लेक्सिबल होती है, मैंने बताया, इसके पास सेल वॉल नहीं है तो ये श्रिंक हो जाती है, पतली हो जाती है। इसकी जगह मान लो प्लांट सेल होती तो प्लांट सेल मैंने बताया आपको रिजिड होती है, प्लांट सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल होती है। तो इससे रिलेटेड आपके पास एक्टिविटी थी NCERT में, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास प्लांट सेल है और प्लांट सेल के बाहर क्या होती है, हमारे इसके अंदर क्या होगी, एक सेल मेम्ब्रेन भी होगी। तो जब आप इसको आइसोटोनिक, इसको अगर आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालोगे, अभी हमने क्या देखा, एनिमल सेल छोटी हो जाती है साइज में, ठीक है, अब जब भी हम इसको एंटर करते हैं, जब भी हम इसको डालते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, श्रिंकेज हो जाती है। अब इसके बाद सेल वॉल है, सेल वॉल रिजिड होती है, सेल वॉल का साइज यूजुअली चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसका श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालोगे। तो मैंने बताया हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, इसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, सारा वाटर बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। जब वाटर बाहर आएगा तो इसके अंदर का जो साइज है, सेल मेम्ब्रेन का साइज छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका साइज धीरे धीरे छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा और ये धीरे धीरे क्या होती है, साइज में काफ़ी छोटी हो जाती है। ठीक है, द श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस।
ये आपके पास एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस को बोला जाता है। तो अगर ये एनिमल सेल होती, ये पूरी तरह श्रिंक हो जाती, बट ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, मैंने बताया रिजिड होती है, इसका स्ट्रक्चर चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे इसके अंदर का वाटर कंटेंट बाहर चले जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर रिमूव हो जाता है, तो इसके अंदर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस का नाम है प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस डिफाइन कैसे करेंगे हम? द श्रिंकेज ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन when a plant cell dipped inside a hypertonic solution। जब एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस इस प्रोसेस का नाम है। अभी हमने डिस्कस कर लिया सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसके नेक्स्ट हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास जो पहला सेल ऑर्गेनेली आने वाला है जो हमको डिस्कस करना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमको समझना है क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है। तो हमारा जो सेल ऑर्गेनेली है पहला है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले हम समझ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक है इसके पास आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये पूरी कंप्लीट मिला के हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, अंदर की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली के अंदर आता है। इसके बाद दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ऐसे फोल्डेड रहती है। ठीक है, इस तरह से फोल्डेड है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेंटर होता है, यहाँ बीच में एक फ्लूइड होता है, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इस फ्लूइड के अंदर केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। इस फ्लूइड को बोला जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बाहर आउटर और इनर लेयर है, बीच में मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आपको कुछ मिलेंगे, मैंने बता, यहाँ पे खास बात क्या है इसकी, इसके पास अपना डीएनए होता है और अपना इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसके पास तुम्हें आपको ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर ही मिलेंगे। इसके पास है अपना डीएनए और इसके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स। इसके डिवीजन को सेमी ऑटोनोमस भी बोला जाता है। यूजुअली सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है उनका डिवीजन कंट्रोल किया जाता है सेल न्यूक्लियस के थ्रू। लेकिन यहाँ पे जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो न्यूक्लियस का जो इसका जो खुद का डिवीजन है ये सेमी ऑटोनोमस है। आधा ही सेल पे डिपेंड करता है और आधा खुद से। ठीक है, तो यही एक ऐसा ऑर्गेनेली है। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर भी आता है जिनके पास अपना डीएनए होता है। किसी भी सेल ऑर्गेनेली के पास अपना डीएनए नहीं होता, सारा डीएनए आपको कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर। बट माइटोकॉन्ड्रिया और एक और हम पढ़ेंगे प्लास्टिड, इनके पास अपना डीएनए होता है। अब दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो इसका मेनली काम क्या होता है, ये हमने देखा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच में कुछ केमिकल्स हैं जिसको हम कंप्लीटली मिला के मैट्रिक्स कहते हैं इस रीजन को। इसका मेन काम होता है, इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सेल को पावर जनरेट करवा के देता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसका जो मेन काम है वो है एटीपी प्रोडक्शन। मतलब हमारे पास एटीपी क्या होती है, एनर्जी करेंसी की तरह काम होती है, एनर्जी करेंसी की तरह काम आती है। इसका पूरे सेल्स में एक ही काम होता है, एटीपी को प्रोड्यूस करना। इसके अंदर का जो मैट्रिक्स है इसके अंदर अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस चलती हैं और फॉर्म होता है एटीपी। ठीक है, एटीपी इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अभी मैं आपको लिख के बताऊंगा। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, ये एटीपी प्रोड्यूस करता है और सेल्स के अंदर जो भी फंक्शन करवाना हो एटीपी की हेल्प से होता है। जैसा हमने देखा, अगर सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन को वाटर को अंदर लेना है तो मान लेते हैं सेल अपने आप वाटर के अंदर आ जाएगा, वाटर बाहर से अंदर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। लेकिन अगर बचा हुआ वाटर भी अंदर लेना तो वहाँ पे एनर्जी की नीड होती है। तो सेल के अंदर कुछ भी काम करवाना हो जहाँ पे एनर्जी की जरूरत है वहाँ पे यूज होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसको बनाओ कौन रहा है, सेल माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। जैसे हमारी बॉडी में मसल सेल्स को बहुत ज़्यादा एटीपी की जरूरत होती है, हमारी मसल सेल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमारी मसल सेल्स के अंदर क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो सेल्स के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं एक सेल के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये थाउजेंड्स में होता है, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। डिपेंड करेगा सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो उसका आपको मेन काम क्या ध्यान रखना है, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो क्या प्रोड्यूस करता है एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट बोलने का मतलब इसके बाद 3 फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये कंप्लीट हमारा डायग्राम था माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके नेक्स्ट है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको बताया था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हमारे पास नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं SER। एक है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। इन दोनों को हमको अब डिस्कस करना है कंप्लीटली, दोनों में क्या फर्क होता है, इन दोनों के फंक्शन क्या है, SER और RER। तो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस का डायग्राम है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो सेल है, मान लेते हैं ये सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास न्यूक्लियस सेंटर में, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर ये जो रफ, जो आपको ऐसे फोल्डेड प्रोटीन की तरह नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हमारा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, शॉर्ट फॉर्म में RER, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अभी प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करवाता है ये हमको समझना है, ठीक है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम कहते हैं DNA या RNA। इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, DNA और या फिर RNA। तो DNA क्या करता है, DNA अपनी एक कॉपी बनाता है जिसको हम कहते हैं RNA। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सेल के अंदर क्या होगा, DNA होगा, तो आपको ध्यान रखना है DNA से बनता है RNA और RNA से बनता है प्रोटीन। DNA से बना RNA, RNA से बना प्रोटीन, और प्रोटीन से वापस क्या बन जाता है, DNA बनता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, हर सेल के पास अपना DNA होता है, DNA पहले RNA में कन्वर्ट होगा और RNA से प्रोटीन बनेगा। अब RNA से प्रोटीन कैसे बनता है, इसमें हेल्प होती है, यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो यही यहाँ पे इसका मेन रोल है। प्रोटीन सिंथेसाइज कौन कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और होता है स्मूथ, उसका इन सब में रोल नहीं, उसको हम आगे रोल डिस्कस करेंगे। तो अब देखो ये प्रोसेस होता कैसे है, जैसे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर DNA है, ठीक है, DNA होता है। तो DNA आपने कुछ इस टाइप से देखा होगा इससे पहले। तो DNA कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये हमारा DNA है। तो DNA क्या होगा, पहले ओपन हो जाएगा। जब DNA ओपन हो जाता है तो DNA से बनेगा RNA, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड है, इसमें दो लाइंस हैं। RNA में क्या होगा, एक ही स्ट्रैंड होगा, तो इससे बना हमारा RNA। और ये क्या हमारे पास DNA, DNA से बनता है RNA और RNA से बनता है फर्दर प्रोटीन। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन फॉर्म होगा। तो प्रोटीन कुछ इस टाइप से, मतलब प्रोटीन होता तो ऐसा सिंगल चेन की तरह ही है, बट ये फोल्डेड हो जाता है। तो प्रोटीन आपको कुछ इस टाइप से नजर आते हैं, इस टाइप से प्रोटीन अपने आपस में बार बार फोल्ड होके ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो DNA से RNA बना, RNA से प्रोटीन बना। अभी काम करवा कौन रहा है, ये काम करवाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये, इसके सरफेस पे आप देख सकते हो डॉटेड स्ट्रक्चर है। इन डॉटेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं राइबोसोम्स, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करना। देखो पहले DNA था, DNA से RNA बना, अब RNA कहाँ चले जाता है, RNA चले जाता है इन प्रोटीन्स के पास, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। और यहाँ से क्या फॉर्म होगा, RNA फॉर्म होगा, ठीक है। सॉरी, DNA था, DNA से RNA बना, RNA कहाँ चले गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। और क्या फॉर्म किया इसने, ऐसे चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और चेन स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होता है, फाइनली प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। तो ये है हमारे पास कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, ये आपकी क्लास में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, बस आपको याद रखना है, काम याद रखना है, आपको फंक्शनिंग ध्यान रखनी है कि हमारे पास DNA था न्यूक्लियस के अंदर, उसने क्या बनाया, RNA बनाया और RNA से प्रोटीन फॉर्म हो गया। और ये वापस चलता रहता है, प्रोटीन बनेगा, जब नई सेल बनेगी तो नई सेल को बनाने के लिए DNA डिवाइड करना होता है। तो DNA डिवाइड कौन करेगा, नया DNA कौन सिंथेसाइज करेगा, यही प्रोटीन ही नया DNA सिंथेसाइज करती है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन और प्रोटीन से वापस DNA। तो ये तो था हमारा RER का फंक्शन। अब RER के अलावा आपको एक और मिलेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये काफ़ी स्मूथ नज़र आता है और ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है, न्यूक्लियस से दूर होगा। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो मेनली फंक्शन होता है, देखो अगर मैं RER की बात करूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसका काम क्या था, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। अगर मैं बात कर रहा हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसको हम कहते हैं SER, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसका काम होता है लिपिड फॉर्म करना, लिपिड सिंथेसाइज करना। हमने इससे पहले डिस्कस किया था
स्टार्टिंग में कि हमारे पास जो लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, हमने इससे पहले डिस्कस किया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था उसमें हमने देखा लिपिड की 2 लेयर थी, लिपिड बाई लेयर। तो लिपिड सिंथेसाइज कर कौन रहा है? लिपिड सिंथेसाइज करता है SER, और हमने देखा उसमें इंटीग्रल प्रोटीन भी थे। तो इंटीग्रल प्रोटीन किसने बनाए? वो बनाए हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और ऐसा नहीं है कि प्रोटीन की जरूरत सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को होती है, हमारे सेल्स के अंदर हर जगह अलग अलग जगह प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे लिपिड सिंथेसाइज करना होता है, लिपिड मतलब एक तरह का फैट का मॉलिक्यूल होता है ये, तो यहाँ पे कौन बना रहा है इसको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी ये आपको मैंने बताया ये मेम्ब्रेन के काफी, सेल मेम्ब्रेन के काफी पास होता है, तो ये गैसेस एक्सचेंज में और वेस्ट रिमूवल में हेल्प करेगा, ठीक है। इसका मेन फंक्शन तो ये है ही, पहला मेन फंक्शन क्या है? लिपिड सिंथेसिस। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है? वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब ऐसा कैसे? क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के काफी पास है। तो RER आपको न्यूक्लियस के पास मिलेगा और ये आपको सेल मेम्ब्रेन के पास मिलेगा। तो ये था हमारा कंप्लीट SER और RER का फंक्शन, इनका इनकी पोजीशन कहाँ पे है, इनका फंक्शन क्या है। तो इस वीडियो में हमने मेनली डिस्कस किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और SER और RER के बारे में। बाकी जो सेल ऑर्गेन रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हम साथ में डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोसिस, कैसे पुरानी सेल्स से नई सेल्स फॉर्म होती हैं। ये हम आखिरी अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।